इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर किताब के बारे में, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि बर्ट्रैंड रसल ने लिखी थी। ये किताब आज से लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वो आज के समय में भी उतनी ही सच्ची और ज़रूरी हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सच्ची खुशी आती कहाँ से है और किस चीज़ से चली जाती है। बर्ट्रैंड रसल कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और लेखक थे जिन्होंने हैप्पीनेस को एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नज़रिए से समझाने की कोशिश की है। इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है कि इंसान दुखी क्यों होता है, यानी कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, और दूसरा हिस्सा है कि इंसान खुश कैसे रह सकता है, यानी कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस। इस वीडियो में हम हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप खुद के अंदर झांक सकें और अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकें जिससे आपकी खुशी असली और गहरी बन सके। अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं या बस मीनिंग ढूंढ रहे हैं अपने डेली लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। बर्ट्रैंड रसल की सोच सिंपल है। खुशी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है और हर इंसान उसे हासिल कर सकता है। तो चलिए इस किताब को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। What makes people unhappy, यानी लोग दुखी क्यों रहते हैं। यह सवाल जितना आसान दिखता है उतना ही गहरा भी है। बर्ट्रैंड रसल अपनी किताब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं और बताते हैं कि असली दुख ज़्यादातर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। आज की दुनिया में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, नाम और शोहरत पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। रसल का कहना है कि बहुत से दुख ज़रूरी नहीं होते, बल्कि हम उन्हें खुद ही बनाते हैं। कई बार हम अपने जीवन की कठिनाइयों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ हमें दिखती ही नहीं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें कुछ बनना है, टॉप करना है, सबको खुश रखना है, आगे बढ़ना है और दूसरों से बेहतर साबित होना है। ये लगातार कंपैरिजन और कंपटीशन एक ऐसा मेंटल प्रेशर बन जाता है जो हमें थका देता है। हम हर वक्त खुद को दूसरे लोगों से मापते रहते हैं। कोई और ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई और ज़्यादा स्मार्ट है, कोई और ज़्यादा खुश है, और इस सोच से हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। रसल कहते हैं कि ये सोच हमारी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम अपने माइंड में ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं जो शायद अनरियलिस्टिक होते हैं, और फिर जब हम उन्हें नहीं पा पाते तो खुद को नाकाम समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास नौकरी है, घर है, परिवार है, लेकिन अगर वो हर समय सोचता रहे कि मेरे पास BMW क्यों नहीं है या मेरी सैलरी उस आदमी से कम क्यों है, तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। दुख का असली कारण ये है कि हम अपने पास जो है उसे देखकर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं। रसल ये भी कहते हैं कि कई लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं। बचपन की कोई बात, किसी की कोई बुरी बात या कोई गलती जो उन्होंने कभी की थी, ये सब बातें बार बार उनके दिमाग में चलती रहती हैं और उनके आज को बर्बाद कर देती हैं। एक और बड़ी वजह है सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा अहम समझना। जब कोई इंसान हर चीज़ को खुद से जोड़कर देखता है, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते, या मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता, तो ऐसे सवाल उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। रसल समझाते हैं कि जब तक हम हर चीज़ को ईगो से जोड़कर देखेंगे, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके उलट, जब हम थोड़े हम्बल होते हैं और अपनी लाइफ को दूसरों की नज़र से भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। हम ये समझ पाते हैं कि ज़िंदगी हर किसी के लिए कठिन है और हमें किसी से compete नहीं करना है, बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। दुख का एक और कारण है खालीपन या मीनिंग की कमी। आज का इंसान इतने डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है, सोशल मीडिया, फ़ोन, इंटरनेट, कि वह असली जीवन से कनेक्ट ही नहीं कर पाता। रसल के टाइम में भले टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन मेंटल डिस्ट्रैक्शन तब भी था। वह कहते हैं कि जब इंसान को पता ही ना हो कि वह क्यों जी रहा है या उसके जीने का मकसद क्या है, तो वह नेचुरली दुखी रहेगा। और जब इंसान दुखी होता है तो वह खुद को दूसरों से काटने लगता है,
लोगों पर शक करता है या खुद को ही दोष देने लगता है। रसल ये भी बताते हैं कि लोग ऑफ्टन गिल्ट या शेम में फंसे रहते हैं, चाहे वो कोई पुरानी गलती हो या कोई सोशली इम्पोज्ड मॉरल प्रेशर। ये गिल्ट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है और उसे खुद से नफरत होने लगती है। रसल इसे सेंस ऑफ सिन कहते हैं, जो रिलीजन और रिजिड मोरालिटी से आता है। वह कहते हैं कि अगर इंसान खुद को हर समय जज करता रहेगा तो वो कभी रिलैक्स्ड होकर जी ही नहीं पाएगा। खुशी पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने पास्ट को माफ़ करे और अपने वर्तमान को अपनाए। रसल के हिसाब से जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मेरे लिए क्या है, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मुझे कोई नहीं समझता, वो कभी खुश नहीं रह सकता। असली हैप्पीनेस तब आती है जब इंसान बाहर की दुनिया से जुड़ता है, दूसरों की हेल्प करता है और खुद को एक बड़े पर्पस का हिस्सा मानता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो इनडायरेक्टली मिलती है। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं, किसी रिलेशन को ऑनेस्टली निभाते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप जी रहे हैं। इसलिए रसल का पहला मैसेज बहुत साफ है। दुख मोस्टली सेल्फ मेड होता है। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस, फियर्स और गिल्ट से खुद को अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं। अगर हम अपने माइंड को थोड़ा हल्का करें, ईगो को थोड़ा कम करें और लाइफ को थोड़ी क्यूरियोसिटी और ग्रैटिट्यूड से देखें, तो हैप्पीनेस मुश्किल नहीं है। खुशी कोई जादू नहीं है, वो सोच की एक दिशा है, एक अभ्यास है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे खुद के हाथ में है। बायरॉनिक अनहैप्पीनेस का मतलब होता है ऐसा दुख जो इंसान खुद अपने लिए चुनता है और फिर उसी दुख में एक तरह की शान महसूस करता है। बर्ट्रैंड रसल इस टर्म को प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन से जोड़ते हैं, जो अपने इंटेंस इमोशंस और दुखी नेचर के लिए जाने जाते थे। रसल का कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार दुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुखी होना ही गहराई की निशानी है। ये लोग मानते हैं कि जो इंसान हंसता है, खुश रहता है, वो सुपरफिशियल है, लेकिन जो इंसान अकेला बैठकर अपने दुखों में डूबा रहता है, वो ज़्यादा समझदार, आर्टिस्टिक या सच्चा इंसान है। रसल इसे एक बहुत ही खतरनाक सोच मानते हैं, क्योंकि ये इंसान को खुशी से दूर कर देती है। ऐसे लोग खुद के दुख को रोमांटिसाइज करते हैं, जैसे कि मैं बहुत अकेला हूँ और कोई मुझे नहीं समझता, दुनिया बहुत बुरी है इसलिए मैं दुखी हूँ, या खुशी एक इल्यूजन है। ये सब बातें सुनने में गहरी लगती हैं, लेकिन असल में ये सेल्फ डिसेप्शन होती हैं। रसल कहते हैं कि इस तरह का दर्द एक चॉइस होता है, न कि मजबूरी। बायरॉनिक अनहैप्पीनेस अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो खुद को स्पेशल मानते हैं, जिनके अंदर एक खास तरह का प्राइड होता है कि मैं दुनिया से अलग हूं, इसलिए मेरी सफरिंग भी खास है। ऐसे लोग खुश रहना छोटा समझते हैं, जैसे अगर वो खुश हो गए तो उनका डेप्थ खत्म हो जाएगा। लेकिन रसल साफ कहते हैं कि असली मैच्योरिटी ये है कि आप खुशी को एक हेल्थी गोल समझें, न कि किसी शैलो इंसान की आदत। दुख को अननेसेसरीली बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या उसमें फंसे रहना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रसल ये भी बताते हैं कि बायरॉनिक अनहैप्पीनेस ज़्यादातर बोर्डम और खालीपन से आती है। जब इंसान के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता, कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो खुद को अकेला, मिसअंडरस्टूड और टूटे हुए फीलिंग्स से भर देता है। धीरे धीरे ये फीलिंग्स उसकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और फिर वो उनसे बाहर नहीं आना चाहता। एक और वजह है एडमिरेशन की चाह। कुछ लोग दूसरों का ध्यान पाने के लिए दुखी दिखते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सीरियस लें, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझें। वो बार बार ऐसा इमेज बनाते हैं कि मैं बहुत अंदर से टूट चुका हूँ, और यही इमेज उन्हें कंफर्ट देने लगता है। लेकिन रसल बताते हैं कि ये कंफर्ट टेम्पररी होता है और असली शांति तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर की रियलिटी को फेस करता है, न कि उसे थिएट्रिकल बनाकर जीता है। बायरॉनिक अनहैप्पीनेस में इंसान अपने ईगो के साथ बहुत जुड़ जाता है। उसे लगता है कि दुनिया गलत है, लोग शैलो हैं और वो अकेला सच्चा इंसान है। लेकिन ये सोच धीरे धीरे उसे बिटर बना देती है और वो अपनी नेगेटिविटी को पकड़कर बैठ जाता है। रसल के अनुसार इस तरह की अनहैप्पीनेस से बाहर आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी,
यानी खुद से सच बोलना कि क्या मैं वाकई दुखी हूं या मैं दुखी दिखने का नाटक कर रहा हूं क्योंकि उससे मुझे अटेंशन, आइडेंटिटी या प्राइड मिलती है। रसल का ये भी मानना है कि अगर किसी इंसान के पास सही काम, सही सोच और दूसरों से जुड़ने का जेन्युइन प्रयास है तो वो बायरॉनिक अनहैप्पीनेस से बच सकता है। हमें अपने दुख को हीरोइज्म की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि दुख को पालना भी एक आदत हो सकती है और उस आदत को छोड़ना ज़रूरी है। जो इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग और क्यूरियोसिटी को स्पेस देता है वो खुद को अनावश्यक दुख से बचा सकता है। इसलिए रसल की सलाह साफ है, दुख को गहराई या महानता का प्रतीक मत बनाओ। इंस्टेड लाइफ को हल्केपन, क्लैरिटी और ऑनेस्टी से देखो। खुद को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। खुशी सुपरफिशियल नहीं है, बल्कि वो इंसान की इनर मैच्योरिटी और बैलेंस का संकेत है। बायरॉनिक अनहैप्पीनेस को छोड़ना, खुद को माफ करना और आगे बढ़ना ही असली साहस है। परसिक्यूशन मेनिया का मतलब है ये सोचना कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमें जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं या हम हर जगह टारगेट किए जा रहे हैं। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि ये सोच कई लोगों को अंदर से तोड़ देती है और उन्हें हमेशा एक डिफेंस मोड में रखती है। ऐसे लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कौन उनके खिलाफ है, कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और कौन उन्हें नीचा दिखा रहा है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है जिसमें इंसान हर चीज़ को पर्सनल लेता है। अगर कोई उसकी बात काट दे तो वो सोचता है कि ये इंसल्ट है। अगर कोई उसका मजाक कर दे तो उसे लगता है कि वो पूरे समाज का शिकार है। इस तरह की सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान किसी से खुलकर बातचीत नहीं कर पाता, वो ट्रस्ट करना छोड़ देता है और धीरे धीरे दूसरों से कटने लगता है। रसल बताते हैं कि परसिक्यूशन मेनिया का सोर्स बहुत बार बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का मजाक उड़ाया गया हो या उसे बार बार गिल्ट या शेम में डाला गया हो तो वो बड़ा होकर हर चीज़ को उसी नज़र से देखता है। उसे लगता है कि उसे हर समय डिफेंड करना है खुद को, वरना लोग उसे नुकसान पहुंचा देंगे। धीरे धीरे ये इंसान का माइंडसेट बन जाता है। वो अपने फेलियर के लिए भी दूसरों को ब्लेम करता है। मुझे इसलिए जॉब नहीं मिली क्योंकि लोग मुझसे जेलस हैं। मुझे इसलिए फ्रेंड सर्कल में इग्नोर किया जाता है क्योंकि मैं उनसे बेटर हूं, वगैरह। इस सोच में इंसान खुद को हर वक्त विक्टिम मानता है और ये विक्टिमहुड एक तरह से कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि जब तक इंसान ये मानता है कि वो खुद गलती नहीं कर रहा तब तक उसे कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं लगती। रसल इस सोच को बहुत ही खतरनाक बताते हैं क्योंकि ये इंसान को कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने नहीं देती। इंसान ये मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है और सारे प्रॉब्लम्स बाहर की वजह से हैं। रसेल कहते हैं कि अगर इंसान ये मानने लगे कि हर कोई मेरे खिलाफ है तो वो दुनिया को एक दुश्मन के रूप में देखने लगता है और फिर उसके एक्शंस भी उसी हिसाब से डिफेंसिव और हॉस्टाइल हो जाते हैं। वो दूसरों से कटने लगता है, अकेला रहने लगता है और फिर डिप्रेशन या बिटरनेस का शिकार हो जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए रसेल की सलाह है कि इंसान को अपने अंदर झांकना होगा। क्या वाकई सब लोग हमारे खिलाफ हैं या हम ही ओवरथिंक कर रहे हैं? क्या हमारा ईगो इतनी बार हर्ट हुआ है कि अब हम हर चीज को शक की नजर से देखने लगे हैं? रसेल कहते हैं कि दुनिया न्यूट्रल है, वो हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है जितना हम उसे देते हैं। जरूरी है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करें, ना कि हर बार ब्लेम करें। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट करना सीखते हैं और अपनी सोच को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो परसिक्यूशन मेनिया धीरे धीरे खत्म हो सकती है। असली फ्रीडम तब मिलती है जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ पर्सनल नहीं होता और हर डिसएग्रीमेंट कोई अटैक नहीं होता। रसेल की ये बात बहुत गहरी है। जो इंसान खुद को हमेशा परसिक्यूटेड समझता है वो कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकता। फ्रीडम सोच में होती है और वो सोच तभी बदलती है जब हम खुद से सच बोलना शुरू करते हैं। फियर यानी डर इंसान की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से एक है और बर्ट्रैंड रसेल इसे हैप्पीनेस का सबसे खतरनाक दुश्मन मानते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का ऑलमोस्ट हर बड़ा डिसीजन, बिहेवियर और सोच
फियर से प्रभावित होता है, और यह डर सिर्फ फिजिकल डेंजर से जुड़ा नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर मेंटल और इमोशनल फियर्स होते हैं। रसल के अनुसार हम हर दिन कई छोटे बड़े डर लेकर जीते हैं। किसी की नज़रों में गिरने का डर, असफल हो जाने का डर, प्यार खोने का डर, पब्लिक में एम्बैरेसमेंट का डर, भविष्य में कुछ बुरा होने का डर, और यहाँ तक कि सक्सेस का डर भी। ये सारे डर धीरे धीरे हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं और हमें ओपन, कॉन्फिडेंट और फ्री महसूस करने से रोकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कॉन्स्टेंटली डर में जीता है, वो कभी भी पीस, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकता। फियर का सबसे खतरनाक रूप है फियर ऑफ ओपिनियन, यानी लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर ही हम अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबा देते हैं। हम कई बार कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया बोलना या करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग जज करेंगे, हंसेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। रसल कहते हैं कि ये सोशल फियर इंसान की ग्रोथ को रोक देता है और उसे एक ऐसे ढांचे में बंद कर देता है जिसमें वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीता है, लेकिन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो बैठता है। एक और बड़ी तरह की फियर है फियर ऑफ फेलियर, जो आज की कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में बहुत कॉमन है। लोग हर वक्त डरते हैं कि कहीं वो पीछे न रह जाए, रिजेक्ट न कर दिए जाए या उन्हें कोई लूजर न समझ ले। ये डर उन्हें कांस्टेंट एंग्जाइटी में रखता है और वो हर समय खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं। लेकिन रसल कहते हैं कि फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल पार्ट है लर्निंग और ग्रोथ का। अगर हम इस डर को छोड़ दें तो हम ज़्यादा रिलैक्स्ड और इफेक्टिव बन सकते हैं। एक और सटल पर बहुत ही डीप फियर है फियर ऑफ द फ्यूचर या द अननोन। हमें लगता है कि कुछ भी अनचाहा हो सकता है, एक्सीडेंट, बीमारी, जॉब लॉस, ब्रेकअप या अकेलापन, और इस चिंता में हम प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पाते। रसल कहते हैं कि ये डर हमें ना तो फ्यूचर से बचाता है और ना ही प्रेजेंट में जीने देता है। फियर का एक और हिडन रूप है फियर ऑफ फ्रीडम। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी से डर लगता है। जब हम आज़ाद होते हैं तो डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, और बहुत से लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। वो किसी अथॉरिटी, किसी सिस्टम या किसी रिजिड बिलीफ के पीछे छिप जाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें सोचने और खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत न पड़े। रसल इस तरह के फियर को स्पिरिचुअल स्लेवरी मानते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो अपने डर को फेस करे और फिर भी सही काम करे। रसल ये भी कहते हैं कि डर को सिर्फ लॉजिक से नहीं हराया जा सकता, बल्कि हमें उसके पीछे की फीलिंग्स को भी समझना होता है। फियर को समझने के लिए खुद के साथ ऑनेस्टली बैठना पड़ता है। खुद से पूछना पड़ता है कि मैं किससे डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, और इस डर का सोर्स कहाँ है। बहुत बार हमें पता चलता है कि हमारा डर सिर्फ इमेजिनेशन है और कोई सॉलिड बेस नहीं है, लेकिन जब तक हम उसे एनालाइज नहीं करते, वो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। रसल सजेस्ट करते हैं कि फियर को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कंस्ट्रक्टिव एक्शन। जब हम किसी काम में सिंसियरली लग जाते हैं, किसी मीनिंगफुल पर्पस से जुड़ते हैं, तो हमारा माइंड डर से हटकर काम में लगने लगता है। एक फोकस्ड माइंड डर की जगह नहीं देता। अंत में रसल कहते हैं कि डर को कभी भी परमानेंट रियलिटी मानने की गलती न करें। डर एक इमोशन है जो आता है और चला भी जाता है। अगर हम उसे फेस करें तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होता है, लेकिन अगर हम उससे भागते रहें तो वो हमारे ऊपर हावी होता जाता है। इसलिए करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। इंसान को चाहिए कि वो खुद से ये कहे, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये करूँगा। यही माइंडसेट धीरे धीरे इंसान को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और खुश बनाता है। रसल की फिलॉसफी बहुत सीधी है। डर को मत वर्शिप करो, उसे ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और धीरे धीरे रिलीज करो। जिंदगी फियर से नहीं, करेज और अवेयरनेस से चलती है। बोर्डम यानी ऊब या बोरियत बर्ट्रैंड रसल के अनुसार एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो इंसान को अंदर से सुस्त, नीरस और डायरेक्शनलेस बना देती है। रसल मानते हैं कि बोर्डम इंसान की हैप्पीनेस को खा जाने वाली एक चुपचाप काम करने वाली बीमारी है।
जब इंसान को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, जब उसके दिन एक ही तरह से रिपीट होते हैं और कुछ नया, एक्साइटिंग या मीनिंगफुल नहीं होता, तो वो बोर्डम का शिकार हो जाता है। रसल कहते हैं कि पहले के ज़माने में लोगों की ज़िंदगी में फिजिकल स्ट्रगल और सर्वाइवल का चैलेंज था, इसलिए बोर्डम बहुत कम होता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न लाइफ आसान होती गई, कंफर्ट बढ़ा, टेक्नोलॉजी ने काम आसान किया, वैसे वैसे बोर्डम ज़्यादा कॉमन हो गया। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट के हज़ारों ऑप्शंस हैं, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। फिर भी हम बोर्ड रहते हैं क्योंकि हमारी अटेंशन सुपरफिशियल हो गई है और हम किसी भी चीज़ में डीपली इन्वॉल्व नहीं होते। रसल बताते हैं कि बोर्डम तब बढ़ता है जब इंसान के पास इमेजिनेशन की कमी होती है या क्यूरियोसिटी मर जाती है। कई बार बोर्डम का कारण यह होता है कि हम जिन कामों को करते हैं उनमें हमारा दिल नहीं होता। हम सिर्फ रूटीन पूरा करने के लिए काम करते हैं, ना कि किसी एक्साइटमेंट या पर्पस से। स्कूल, नौकरी, रिश्ते सब एक मैकेनिकल तरीके से चल रहे होते हैं और इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। रसल के अनुसार बोर्डम का कारण मोनोटनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति खुद को किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी से जोड़ नहीं पाता। एक बच्चा जो एक ही खिलौने से बार बार खेलकर भी बोर नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा होती है। लेकिन एक बड़ा इंसान जो बहुत से रिसोर्सेज होते हुए भी खुद को बोर महसूस करता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी इमेजिनेशन डेड हो चुकी होती है। बर्ट्रैंड रसेल ये भी बताते हैं कि बोरिंग से डरकर लोग दो एक्सट्रीम रिएक्शंस देते हैं। एक, वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहते हैं, जैसे फोन, गॉसिप, यूजलेस कॉन्वर्सेशंस या ओवर एंटरटेनमेंट। दूसरा, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी मीनिंगलेस है। दोनों ही रिस्पॉन्सेज अनहेल्थी हैं। बोर्डम से बचने का सही तरीका है कि इंसान अपने माइंड को कुछ मीनिंगफुल और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगाएं, जैसे कोई नया स्किल सीखना, किसी सोशल कॉज से जुड़ना या कोई ऐसा काम करना जिसमें वो अपना हार्ट और माइंड दोनों लगा सके। रसल का मानना है कि बोर्डम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका समाधान खोजना चाहिए। रसल यह भी कहते हैं कि बोर्डम इंसान को बहुत कुछ सिखा सकता है अगर वो इसे अलर्टनेस के साथ ऑब्जर्व करे। यह हमें बताता है कि हमारी अंदरूनी दुनिया में कुछ मिसिंग है और ये एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इसलिए बोर्डम कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मैसेंजर है जो हमें अपनी सच्चाई दिखाता है। अगर हम अपनी सोच को एक्सपैंड करें, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू जोड़ने की कोशिश करें, तो बोर्डम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। रसल की बात साफ है, बोर्डम का इलाज बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि अंदर की क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन में है। फटीग यानी थकान बर्ट्रैंड रसल के अनुसार सिर्फ शरीर की थकावट नहीं होती, बल्कि असली थकान मानसिक होती है और यही इंसान की खुशी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। रसल इस चैप्टर में बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो खुद को हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, वो दरअसल फिजिकली नहीं, बल्कि इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने काम या जिंदगी को बोझ समझने लगते हैं। उसमें कोई एक्साइटमेंट या पर्पस नहीं बचता और हम बस एक रूटीन को निभाते रहते हैं। सुबह उठकर वही काम, वही लोग, वही बातचीत, सब कुछ मैकेनिकल हो जाता है। रसल कहते हैं कि जब काम में दिल ना लगे, जब हर टास्क को सिर्फ जिम्मेदारी मानकर किया जाए, तो वही काम थकान बन जाता है। दूसरी तरफ जब इंसान किसी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल एक्टिविटी में डूबा होता है, तो वो घंटों काम करने के बाद भी थका हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा एनर्जाइज्ड होता है। रसल ये भी बताते हैं कि एक बड़ी वजह थकान की है, वरी यानी चिंता। जब इंसान किसी काम को करता है, लेकिन उसके माइंड में हर समय डर, अनिश्चितता या टेंशन चलती रहती है, तो उसका एनर्जी लेवल बहुत जल्दी गिर जाता है। यानी एक्चुअल काम से ज़्यादा उसे उसकी सोच थका देती है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी सोच रहा है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर क्या होगा, तो वो पढ़ाई से ज़्यादा अपने डर से थकता है। रसल इसे मिसडायरेक्टेड एफर्ट कहते हैं, यानी एनर्जी उस चीज़ में लग रही है जो कंट्रोल में नहीं है।
इस तरह की मानसिक थकान इंसान को धीरे धीरे चिंतित, क्रोधित और अनावश्यक बना देती है। एक और बड़ी वजह है अत्यधिक कार्य, यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना बिना आराम किए। रसल मानते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग इतनी तेज़ रफ्तार से जी रहे हैं कि उन्हें आराम करने, अकेले बैठने या कुछ भी ना करने का समय ही नहीं मिलता। उन्हें गिल्ट होता है अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते। लेकिन इंसान कोई मशीन नहीं है, और जब तक उसे रिचार्ज होने का मौका नहीं दिया जाता, वो अंदर से टूटने लगता है। थकान तब और बढ़ जाती है जब इंसान अपने काम में कोई क्रिएटिविटी, वेरिएशन या एन्जॉयमेंट नहीं रखता। हर चीज़ अगर बस एक ड्यूटी बन जाए तो शरीर से ज़्यादा मन थक जाता है। रसल कहते हैं कि फटीग को दूर करने का पहला तरीका है खुद को अननेसेसरी वरीज से फ्री करना। उसके बाद अपने काम को इस तरह से डिज़ाइन करना कि उसमें थोड़ा प्लेफुलनेस और नॉवेल्टी आ सके। और सबसे ज़रूरी बात, इंसान को आराम करना आना चाहिए, गिल्ट के बिना। जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के खुद को आराम करने देते हैं, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, वॉक पर जाना हो या बस बैठकर सोचने देना हो, तो हमारा माइंड नेचुरली रिफ्रेश हो जाता है। रसल के अनुसार एक रिलैक्स्ड माइंड ही खुशी के लिए फर्टाइल ग्राउंड होता है। इसलिए थकान से लड़ो नहीं, उसे समझो और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। वहीं से खुशी की शुरुआत होती है। एनवी एंड कंपटीशन, यानी जलन और होड़, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार इंसानी दुख के सबसे बड़े और सबसे छुपे हुए कारणों में से एक हैं। रसल इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि आज का इंसान जितना दुखी है, उसमें से बहुत सारा दुख इसलिए है क्योंकि वह लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। हम अपनी सक्सेस, ब्यूटी, पैसा या सोशल रिस्पेक्ट को खुद के नज़रिए से नहीं, बल्कि इस आधार पर जज करते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस लेवल पर हैं। अगर कोई हमसे बेहतर दिखता है, ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हम खुद को छोटा, असफल या कमतर मानने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे एनवी यानी जलन में बदल जाती है। रसेल कहते हैं कि एनवी न सिर्फ हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती है, बल्कि इंसान को अंदर से बिटर बना देती है। जब हम दूसरों की खुशी को देखकर दुखी होते हैं, तो हम खुद की खुशी का रास्ता बंद कर लेते हैं। रसल का मानना है कि एनवी एक पूरी तरह से नॉन प्रोडक्टिव इमोशन है। इससे न किसी को फ़ायदा होता है, न कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बल्कि ये इंसान की एनर्जी को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। जब हम किसी से जलते हैं तो हम उस पर ध्यान देने लगते हैं, उसकी गलतियां ढूंढते हैं, उसकी सक्सेस को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं या सीक्रेटली उसकी फेलियर की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम खुद की ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। एनवी कभी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमसे ज़्यादा सुंदर, सफल, अमीर या फेमस होगा। रसल कहते हैं कि अगर हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे तो हम कभी कंटेंट नहीं हो पाएंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी हो। कंपटीशन भी एक हद तक इसी एनवी से जुड़ा हुआ है। रसल मानते हैं कि थोड़ी हेल्थी कंपटीशन मोटिवेशन दे सकती है, लेकिन जब कंपटीशन ईगो से जुड़ जाती है तो वो इंसान को एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी बना देती है। आज की मॉडर्न दुनिया, खासकर एजुकेशन और करियर में, कंपटीशन को इतना ग्लोरीफाई करती है कि बच्चे बचपन से ही दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लग जाते हैं। टॉपर बनो, बेस्ट बनो, सबसे तेज दौड़ो। ये स्लोगन्स बच्चों को सिखाते हैं कि उनकी वैल्यू दूसरों को हराने में है, न कि खुद को समझने में। धीरे धीरे ये सोच इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान हर चीज़ को एक रेस की तरह देखने लगता है। दोस्ती, रिश्ते, नौकरी, हॉबीज़, सब कुछ एक कंपैरिजन बन जाता है। और जब इंसान हर चीज़ को जीत हार में तोलने लगता है तो वो कभी इनर पीस महसूस नहीं कर पाता। रसल इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए 2 बातें कहते हैं। पहली, खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो और अपनी जर्नी पर फोकस करो। हर इंसान की लाइफ अलग होती है, उसके चैलेंजेस, उसकी बैकग्राउंड, उसकी एबिलिटीज़ सब अलग होती हैं, तो कंपैरिजन करना ही इरैशनल है। दूसरी बात, दूसरों की सक्सेस को एडमायर करना सीखो। अगर कोई आपसे आगे है तो उससे जलो मत, बल्कि उससे सीखो और सोचो
कि क्या आप उसके जैसा बनना चाहते हो या नहीं। बहुत बार हम बस इसलिए जलते हैं क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि उसके पास है तो तुम्हें भी चाहिए, लेकिन असल में हमें वो चीज़ चाहिए भी नहीं होती। ये क्लैरिटी तभी आती है जब हम खुद से ऑनेस्ट होते हैं। रसल ये भी कहते हैं कि एनवी और कंपटीशन का इलाज ग्रैटिट्यूड और कोऑपरेशन में है। जब हम अपने पास जो है उसे महसूस करना शुरू करते हैं, हमारी हेल्थ, हमारे लव्ड वंस, हमारी एबिलिटीज़, तो धीरे धीरे दूसरों की चीज़ें हमें कम बॉदर करती हैं। और जब हम दूसरों से compete करने की बजाय कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। रसल का संदेश बहुत साफ है। जेलसी और कंपैरिजन से भरी दुनिया में खुश रहना पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते। हैप्पीनेस किसी रेस को जीतने से नहीं आती, बल्कि उस मोमेंट में मिलने वाली क्लैरिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है। इसलिए एनवी और कंपटीशन को पहचानो, उनके पीछे की इनसिक्योरिटी को समझो और फिर धीरे धीरे उन्हें कॉन्शियसली छोड़ना सीखो। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेली अपने माइंड को ट्रेन करें, खुद की ग्रोथ पर फोकस करें, दूसरों की अचीवमेंट्स को न्यूट्रली देखें और अपनी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करें, तो आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ेंगे जिसमें पीस और हैप्पीनेस नेचुरल बन जाएगी। बर्ट्रैंड रसल के अनुसार सच्चा सुख तभी आता है जब इंसान खुद से और दुनिया से एक शांत, नॉन कॉम्पिटिटिव रिश्ता बना लेता है। पेन्स एंड प्लेजर्स यानी दुख और सुख बर्ट्रैंड रसल के अनुसार इंसानी जीवन के दो सबसे फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। इस अध्याय में रसल बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने डिसीजंस, इमोशंस और हैबिट्स को पेन और प्लेजर के आधार पर चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं पा पाते। इसकी वजह यह है कि हम अक्सर शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्रायोरिटी देते हैं और लॉन्ग टर्म पीस को इग्नोर कर देते हैं। रसल मानते हैं कि इंसान को यह समझना ज़रूरी है कि हर प्लेजर वैल्यूएबल नहीं होता और हर पेन बुरा नहीं होता। कुछ प्लेजर्स ऐसे होते हैं जो मोमेंट्री होते हैं, जैसे ओवर ईटिंग, गॉसिपिंग, लग्जरी शॉपिंग या किसी को नीचा दिखाकर टेम्पररी सेटिस्फैक्शन पाना। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में या तो मीनिंगलेस हो जाते हैं या रिग्रेट में बदल जाते हैं। दूसरी ओर कुछ पेन्स जैसे हार्ड वर्क, इमोशनल ऑनेस्टी या अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, ये शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, लेकिन आगे जाकर रियल ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन लाते हैं। रसल कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ प्लेजर के पीछे भागता है वो इवेंचुअली एम्प्टी और रेस्टलेस महसूस करता है, क्योंकि शैलो प्लेजर्स कभी भी इनर फुलफिलमेंट नहीं देते। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वाली लूप में फंस जाता है। एक मूवी देखी, फिर बोर्डम, फिर दूसरी मूवी, फिर बोर्डम, एक चीज़ खरीदी, कुछ देर एक्साइटमेंट, फिर डलनेस। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती जब तक इंसान प्लेजर की क्वालिटी को समझना नहीं सीखता। रसल इस बात पर जोर देते हैं कि मीनिंगफुल प्लेजर्स वही होते हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रो करें, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं और जिसमें उसकी पार्टिसिपेशन एक्टिव हो, जैसे कोई क्रिएटिव काम करना, किसी से डीप कॉन्वर्सेशन करना, कोई स्किल डेवलप करना या किसी को ऑनेस्टली हेल्प करना। ऐसे प्लेजर्स धीरे धीरे इंसान को फुलफिल करते हैं और माइंड को शांत करते हैं। दूसरी तरफ रसल ये भी कहते हैं कि पेन से डरना इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है। हर डिस्कम्फर्ट से बचना, हर फेलियर से भागना या हर आलोचना से डरना, ये सब पेन अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन ये इंसान को वीक और एंग्शियस बना देती है। पेन का सामना करना, उसे समझना और उससे सीखना मैच्योरिटी की निशानी है। रसल का मानना है कि अगर कोई इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर सके कि कब प्लेजर सुपरफिशियल है और कब पेन एक्चुअली ग्रोथ दे रहा है, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड तरीके से लाइफ जी पाएगा। अंत में रसल समझाते हैं कि खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम प्लेजर के पीछे भागने की बजाय मीनिंगफुलनेस की तरफ बढ़ें और पेन से डरने की बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जब हम लाइफ को ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं देखते कि बस ये अच्छा है और ये बुरा, बल्कि उसे एक होल प्रोसेस मानते हैं जिसमें हर इमोशन का अपना रोल है, तो हम ज़्यादा ग्राउंडेड और फ्री महसूस करते हैं। रसल का मैसेज यही है, जिंदगी को समझो, ऑब्जर्व करो
और सुपरफिशियल सुख दुख से ऊपर उठकर रियल जॉय की तलाश करो। द सेंस ऑफ सिन या फेलियर यानी पाप का भाव या असफलता की भावना बर्ट्रैंड रसल के अनुसार इंसान की खुशियों को नष्ट करने वाले सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल कारणों में से एक है। इस अध्याय में रसल बताते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर एक गिल्ट या शेम के भाव से जूझते रहते हैं, एक ऐसा भाव जो उन्हें हमेशा खुद को नीचा, दोषी या गलत मानने पर मजबूर करता है। ये भाव अक्सर बचपन से ही डेवलप हो जाता है, जहाँ धार्मिक शिक्षा, पारिवारिक एक्सपेक्टेशंस या समाज के रिजिड मॉरल कोड्स हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ें पाप हैं और अगर हमने वो की तो हम बुरे इंसान हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सेंस हमारे अंदर गिल्ट की एक परमानेंट लेयर बना देता है, जो हमें हर छोटी बड़ी बात पर खुद को ब्लेम करने की आदत सिखा देता है। रसल कहते हैं कि ऐसे लोग चाहे बाहर से कॉन्फिडेंट दिखें, लेकिन अंदर से वो एक लगातार इमोशनल पनिशमेंट से गुजरते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं फेलियर हूँ जैसी सोच उन्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। रसल इस बात पर जोर देते हैं कि ज़्यादातर सेंस ऑफ सिन लॉजिक पर नहीं बल्कि कंडीशनिंग पर आधारित होती है। समाज, धर्म और संस्कृति ने कुछ चीज़ों को पाप घोषित कर दिया है, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स, पर्सनल फ्रीडम या किसी अथॉरिटी से डिसएग्रीमेंट। और जब कोई इंसान अपने ऑथेंटिक सेल्फ को फॉलो करता है तो उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है। ये गिल्ट धीरे धीरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ वर्थ में बदल जाता है। और यही होता है जब लोग खुद को बार बार सैबोटाज करने लगते हैं, क्योंकि डीप इनसाइड उन्हें लगता है कि वो अच्छे इंसान बनने के लायक नहीं है। रसल यह भी बताते हैं कि फेलियर का डर और उसका इमोशनल बर्डन भी इसी गिल्ट सिस्टम से जुड़ा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सक्सेस ही सब कुछ है और फेलियर शर्म की बात है। नतीजतन जैसे ही कोई इंसान किसी गोल को अचीव नहीं कर पाता तो वो खुद को वर्थलेस मानने लगता है। रसल कहते हैं कि यह गिल्ट बेस्ड मोरालिटी इंसान को असली खुशी और फ्रीडम से दूर कर देती है। इंसान अपने डिसीजंस को क्लैरिटी से नहीं लेता बल्कि गिल्ट और फियर से ड्रिवन होकर लेता है। ऐसे इंसान ओपन, ऑनेस्ट और स्पॉन्टेनियस नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें हर समय लगता है कि उनकी डिजायर्स, इमोशंस या फेलियर्स अनवर्दी हैं। रसल का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मॉरल जजमेंट को ऑब्जेक्टिव रूप से देखो और ये समझो कि क्या वाकई तुमने कुछ गलत किया है या तुम बस कंडीशन्ड गिल्ट से लड़ रहे हो। अगर किसी एक्शन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, अगर वो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है, तो उसे पाप मानने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह फेलियर को परमानेंट आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक टेम्पोरेरी इवेंट है, कोई मॉरल डिफेक्ट नहीं। रसल का मैसेज इस चैप्टर में बहुत साफ है। खुद को माफ़ करना सीखो। गिल्ट और शेम को ट्रूथ और अवेयरनेस से रिप्लेस करो। अगर तुम अपनी ह्यूमैनिटी को स्वीकार कर पाओ तो ना पाप का बोझ रहेगा, ना फेलियर का डर। तभी सच्ची इनर पीस मुमकिन है। इज हैप्पीनेस स्टिल पॉसिबल? यानी क्या आज के दौर में भी खुशी संभव है? बर्ट्रैंड रसल इस सवाल को बहुत ईमानदारी और व्यावहारिकता से देखते हैं। वह मानते हैं कि भले ही आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल और डिस्ट्रैक्टेड हो गई है, फिर भी हैप्पीनेस अब भी एक अचीवेबल गोल है, अगर इंसान अपनी सोच और जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने को तैयार हो। रसल कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ में इंसान आउटर अचीवमेंट्स के पीछे इतना भागने लगा है कि उसने इनर पीस और सिंपल जॉय को भुला दिया है। हमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा बनो, ज़्यादा दिखाओ, लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक इंटरनल अनुभव है जो तब आता है जब हम अपने जीवन से मीनिंगफुल कनेक्शन महसूस करते हैं। रसल के अनुसार ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को दबा दिया है और एक नकली सक्सेस की दौड़ में खुद को खो दिया है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस तब भी पॉसिबल है जब इंसान खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना सीखे कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, कौन सी सोच मुझे हर्ट कर रही है, मैं किन चीज़ों के लिए अननेसेसरीली गिल्टी या एंग्शियस महसूस करता हूँ।
रसल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें एक साइकोलॉजिकली हेल्थी लाइफ के लिए अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को डेवलप करना होगा। इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ के लिए दूसरों की वैलिडेशन पर डिपेंड ना करें और खुद को जज करने की बजाय समझना शुरू करें। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करता है तो वह धीरे धीरे रिलैक्स होना सीखता है और वहीं से खुशी की शुरुआत होती है। रसल ये भी मानते हैं कि दूसरों के साथ हमारा कनेक्शन, हमारी क्यूरियोसिटी और हमारा काम, ये 3 पिलर्स किसी भी इंसान की हैप्पीनेस के सबसे मजबूत आधार हैं। जो इंसान अपनी लाइफ को दूसरों की भलाई से जोड़ता है, जैसे कि किसी की मदद करना, प्यार देना, किसी के लिए जेन्युइनली कुछ करना, वो नेचुरली ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करता है। इसी तरह जब हम कुछ नया सीखते हैं, किसी आर्ट, साइंस या नेचर में रुचि लेते हैं, तो हमारा माइंड एक्टिव और अलाइव रहता है और बोर्डम, एंग्जाइटी या नेगेटिविटी की जगह क्यूरियोसिटी और वंडर ले लेती है। और अंत में मीनिंगफुल काम, ऐसा काम जिसमें पर्पस हो, जिसमें हम अपने माइंड और हार्ट दोनों से लगे हों, वो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जिसमें खुशी नेचुरली उभरती है। बर्ट्रैंड रसल का कंक्लूजन साफ है, खुशी अब भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए सुपरफिशियल आइडियाज़ और सोशल प्रेशर्स से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने मन को सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन और अवेयरनेस की तरफ मोड़ना होगा। हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं है, ना ही ये किसी एक प्रिविलेज्ड ग्रुप की चीज़ है। ये हर उस इंसान के लिए संभव है जो खुद को समझने, एक्सेप्ट करने और ग्रो करने की इच्छा रखता है। रसल कहते हैं कि अगर हम लाइफ को एक एक्सप्लोरेशन की तरह देखें, जिसमें हम दूसरों से सीखते हैं, खुद को इवॉल्व करते हैं और अपने छोटे छोटे अनुभवों में मीनिंग ढूंढते हैं, तो हैप्पीनेस सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि इनएविटेबल हो जाती है। ज़ेस्ट यानी जोश, उमंग या जीने की ललक, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार खुशहाल जीवन की सबसे ज़रूरी कुंजी है। इस अध्याय में रसल बताते हैं कि ज़ेस्ट का मतलब है जीवन के प्रति एक गहरी जिज्ञासा और सक्रिय भागीदारी की भावना रखना, यानी जब इंसान छोटे छोटे अनुभवों को भी पूरे मन से जीता है। किसी काम को करते वक्त सिर्फ मैकेनिकल नहीं होता, बल्कि उसमें इन्वॉल्वमेंट और एक्साइटमेंट लाता है, तो यही ज़ेस्ट कहलाता है। रसल कहते हैं कि बहुत से लोग जिंदगी को एक बोझ की तरह जीते हैं। उन्हें हर दिन उठना, काम करना, दूसरों से मिलना बस एक ज़रूरत या मजबूरी लगती है, न कि कोई उत्साहपूर्ण अवसर। वो मोनोटनी में फंसे रहते हैं और उनका माइंड धीरे धीरे डल होता जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो उसी रूटीन, उसी सिंप्लिसिटी में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वो सुबह की धूप, बच्चों की हंसी, किताबों की खुशबू, किसी दोस्त से बात करने में भी एनर्जी महसूस करते हैं। यही अंतर है ज़ेस्ट का होना या ना होना। रसल मानते हैं कि ज़ेस्ट कोई जन्मजात चीज़ नहीं है, बल्कि इसे कल्टीवेट किया जा सकता है। हर इंसान के पास अंदरूनी तौर पर क्यूरियोसिटी और जॉय का बीज होता है, लेकिन समाज, डर, गिल्ट और रिपीटेड फेलियर्स उसे दबा देते हैं। जब इंसान बार बार अस्वीकार किया जाता है, जब उसे ये सिखाया जाता है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम गलत हो, तुम्हारे सपने प्रैक्टिकल नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर से कटने लगता है। वो सेफ चॉइसेस करता है, डल रूटीन्स अपनाता है और रिस्क लेने से डरता है। जब इंसान अपने अंदर के उस अलाइव हिस्से से फिर से जुड़ता है, चाहे किसी नए अनुभव, किसी प्रेरक व्यक्ति या किसी कठिन लेकिन मीनिंगफुल जर्नी के जरिए, तो उसमें फिर से एनर्जी आ जाती है, उसकी आंखों में फिर से चमक आ जाती है। रसल ये भी समझाते हैं कि ज़ेस्ट सिर्फ बड़ा काम करने या एडवेंचर्स में भाग लेने से नहीं आता, बल्कि यह एक दृष्टिकोण होता है। एक आदमी जो रोज़ गार्डन में प्लांट्स लगाता है, या रोज़ ट्रेन में कुछ नया ऑब्जर्व करता है, या किसी रैंडम स्ट्रेंजर से गहराई से बात करता है, वो भी ज़ेस्टफुल हो सकता है। वहीं एक व्यक्ति जो दुनिया घूम चुका है लेकिन हर चीज़ से बोर हो चुका है, उसमें ज़ेस्ट नहीं है। रसल बताते हैं कि ज़ेस्ट का सीधा रिश्ता अटेंशन और वंडर से होता है। जो इंसान अपने आसपास की चीज़ों को वंडर और अप्रिशिएशन से देखता है, वही हर पल को मीनिंगफुल बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि लाइफ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, ज़रूरी ये है कि देखने वाली आंखें एक्स्ट्रॉर्डनरी हों। रसल का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़ेस्ट हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को भी
पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है। जो लोग जेस्टफुल होते हैं उनमें डिजीजेस कम होती हैं, वो एजिंग को ज़्यादा ग्रेसफुली हैंडल करते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी बेटर काम करता है, क्योंकि उनके अंदर जीने की इच्छा होती है, उनका माइंड होपफुल होता है और उनका बॉडी उस पॉजिटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। वहीं जिनमें जेस्ट नहीं होती वो अक्सर बीमार, डिप्रेस्ड और इमोशनली ड्रेन्ड रहते हैं। रसल कहते हैं कि जेस्ट इंसान को इनर स्ट्रेंथ देती है, जो उसे मुश्किल समय में भी कोलैप्स नहीं होने देती। और हाँ, जेस्ट सेल्फिश इमोशन नहीं है। जब कोई व्यक्ति जेस्टफुल होता है तो उसका एंथुजियाज्म दूसरों में भी स्प्रेड होता है। ऐसे लोग सोशल लाइफ को भी वाइब्रेंट बनाते हैं। वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हैं और अपनी एनर्जी से दूसरों की डलनेस को भी दूर कर देते हैं। रसल कहते हैं कि जेस्ट एक कंटेजियस एनर्जी है। अगर कोई इसे जेन्युइनली जीता है तो वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है कि वो अपनी लाइफ को एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस से देखें। अंत में रसल कहते हैं कि जेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल की स्पिरिट है। बिना जेस्ट के इंसान बस जिंदा रहता है, जीता नहीं। और जीने के लिए, फुली जीने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने फियर, गिल्ट, ईगो और बोर्डम से बाहर निकलें और लाइफ से दोबारा कनेक्शन बनाएं, खुले दिल से, जिज्ञासु दिमाग से और ग्रेटफुल नज़रों से। जब ऐसा होता है तब एक साधारण दिन भी असाधारण अनुभव में बदल जाता है। यही है जेस्ट और यही है एक फुलफिलिंग जीवन की असली चाबी। अफेक्शन यानी स्नेह, प्यार, अपनापन बर्ट्रैंड रसल के अनुसार इंसानी खुशी की सबसे मूल और ज़रूरी ज़रूरत है। इस अध्याय में वो समझाते हैं कि अफेक्शन सिर्फ रोमांटिक लव या सुपरफिशियल अटेंशन नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे इमोशनल कनेक्शन की भावना है, जिसमें इंसान को यह महसूस होता है कि वह किसी के लिए मायने रखता है और कोई उसके लिए केयर करता है। रसल कहते हैं कि अफेक्शन एक साइकोलॉजिकल नरिशमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना और पानी शरीर के लिए होता है। बिना अफेक्शन के इंसान चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, अंदर से खाली, डरपोक और असुरक्षित महसूस करता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तब अफेक्शन उनके मानसिक विकास के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना पोषण। अगर किसी बच्चे को प्यार, अपनापन और सुरक्षित स्पेस नहीं मिलती तो वो बड़ा होकर या तो इमोशनली शट डाउन हो जाता है या फिर हर जगह अफेक्शन की तलाश में भटकता है। रसल बताते हैं कि बहुत से वयस्क जो आज इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके बचपन में अफेक्शन की भारी कमी रही होती है। रसल अफेक्शन को इंसानी नेचर की एक फंडामेंटल नीड मानते हैं, ना कि कोई लग्जरी। इंसान एक सोशल बीइंग है और अगर वह किसी के साथ इमोशनली जुड़ नहीं सकता, किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता या किसी के लिए केयर नहीं कर सकता, तो वो अकेलापन महसूस करता है और ये लोनलीनेस धीरे धीरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में बदल सकती है। अफेक्शन हमें दूसरों के लिए खुले दिल से जीने की शक्ति देता है। ये हमें सेल्फिशनेस से बाहर निकालता है और हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है कि हमारी भावनाएं और हमारे एक्शंस किसी और की जिंदगी को भी अफेक्ट करते हैं। जब कोई इंसान अफेक्शन देता है और लेता है तो उसके अंदर बिलोंगिंगनेस की भावना आती है, एक सेंस कि मैं अकेला नहीं हूँ, और यही भावना इंसान को स्टेबल, काल्म और हैप्पी बनाती है। रसल यह भी मानते हैं कि अफेक्शन में वल्नरेबिलिटी होती है, यानी जब हम किसी से जेन्युइनली अफेक्शन रखते हैं तो हम इमोशनली खुले हो जाते हैं और रिजेक्शन या हर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वह कहते हैं कि अफेक्शन के बिना सेफ रहना अफेक्शन के साथ थोड़ा हर्ट हो जाने से कहीं ज़्यादा बुरा है, क्योंकि अफेक्शन से ही इंसान की इमोशनल रिचनेस बनती है। वह महसूस करना सीखता है, सहानुभूति रखना सीखता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरों की केयर करना सीखता है। रसल बताते हैं कि बहुत से लोग अफेक्शन से डरते हैं क्योंकि उन्हें पास्ट में हर्ट मिला है या उन्हें यह सिखाया गया है कि इमोशंस कमज़ोरी हैं। लेकिन यह सोच इंसान को इमोशनली स्टेराइल बना देती है, यानी ऐसा इंसान जो मैकेनिकली तो जिंदा होता है पर उसके अंदर वार्मथ और कनेक्शन की भावना मर जाती है। अफेक्शन का असर सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता,
बल्कि यह इंसान की क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाता है। रसल बताते हैं कि जिन लोगों को अफेक्शन मिलता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका आउटलुक ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है और वो दूसरों की मदद करने में भी आगे रहते हैं। क्योंकि जब इंसान अंदर से फुल होता है तो वो बाहर भी देने की स्थिति में होता है। वही इंसान जो अफेक्शन से भरा होता है वो किसी दूसरे के लिए कंफर्ट, एनकरेजमेंट और सेफ्टी बन सकता है। रसल अफेक्शन को सेल्फिश डिजायर से अलग रखते हैं। अफेक्शन पॉजेसिवनेस नहीं होती, न ही कंट्रोल या एक्सपेक्टेशन। सच्चा अफेक्शन अनकंडीशनल होता है, जहां हम बिना किसी रिटर्न की आशा किए किसी की भलाई चाहते हैं। रसल के अनुसार अफेक्शन को बढ़ाने का तरीका है कि हम अपने अंदर सॉफ्टनेस और ओपननेस को अलाउ करें। हमें अपने डर, शर्म और ईगो को थोड़ा पीछे रखना होगा ताकि हम जेन्युइनली दूसरों से जुड़ सकें, चाहे वो पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स, पार्टनर या कोई स्ट्रेंजर। जब अफेक्शन से कनेक्शन बनता है तो एक छोटी सी इंटरैक्शन भी दिन को खास बना सकती है। रसल ये भी कहते हैं कि अफेक्शन एक ऐसा इमोशन है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और यही उसकी खूबसूरती है। अफेक्शन कभी घटता नहीं, बल्कि एक इंसान से निकलकर कई जिंदगियों को रोशन कर सकता है। अंत में रसल का संदेश बहुत सादा और सच्चा है। अगर इंसान अफेक्शन देना और लेना सीख जाए तो उसकी जिंदगी में वार्मथ, कनेक्शन और इनर पीस आना तय है। यह अफेक्शन ही है जो इंसान को मशीन बनने से बचाता है और उसे एक थॉटफुल, कंपैशनेट और हैप्पी इंसान बनाता है। इसलिए अफेक्शन को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत समझो, क्योंकि यही वो इमोशन है जो इंसान को इंसान बनाता है। द फैमिली यानी परिवार, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार इंसान के इमोशनल डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। इस अध्याय में वह बताते हैं कि परिवार एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अफेक्शन, सिक्योरिटी और इमोशनल ग्रोथ को प्रमोट करे, न कि कंट्रोल, फियर और ऑब्लिगेशन को। रसेल मानते हैं कि एक आदर्श परिवार वही होती है जहां बच्चे और बड़े दोनों को सम्मान, स्वतंत्रता और समझ मिलती है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। समाज में पारिवारिक रिश्तों को अक्सर रिजिड रोल्स, ट्रेडिशन और ब्लाइंड ओबीडियंस के नाम पर चलाया जाता है, जहां पेरेंट्स बच्चों पर अपने अधूरे सपनों या फ्रस्ट्रेट हुए इमोशंस को थोप देते हैं और बच्चे लाइफ लॉन्ग गिल्ट या रिबेलियन में जीते हैं। रसल कहते हैं कि एक हेल्थी फैमिली में हर मेंबर को अपने विचार और जीवन के चॉइसेस को एक्सप्रेस करने की स्पेस मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ आदेश मानने की उम्मीद की जाए। रसल इस बात पर भी जोर देते हैं कि परिवार सिर्फ बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, वो एक भावनात्मक वातावरण होता है जहां इंसान को बिलोंगिंगनेस और सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। जब परिवार में फियर या जजमेंट का क्लाइमेट होता है तो वहां पलने वाले बच्चे इमोशनली इनसिक्योर और सोशली एंग्शियस हो जाते हैं। वो या तो रिबेलियस बन जाते हैं या ओवरली ओबीडियंट। दोनों ही स्थिति में उनकी इनर ग्रोथ रुक जाती है। एक अच्छा परिवार वो होता है जहां बच्चों को अफेक्शन के साथ साथ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम दी जाए, जहां उन पर ट्रस्ट किया जाए और उन्हें यह महसूस कराया जाए कि वो वैल्यूड हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी रोल को निभा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं। रसल ये भी मानते हैं कि मॉडर्न फैमिलीज को रिजिड मोरालिटी और कंट्रोल बेस्ड पेरेंटिंग से बाहर आना होगा। जब पेरेंट्स सिर्फ डिसिप्लिन, सक्सेस और इमेज के पीछे भागते हैं तो वो अनइंटेंशनली बच्चों को परफॉर्मेंस मशीन्स बना देते हैं, जिनमें सेल्फ वर्थ केवल अचीवमेंट से जुड़ी होती है। रसल ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट को खतरनाक मानते हैं क्योंकि वहाँ जेन्युइन इमोशनल बॉन्डिंग के बजाय कांस्टेंट इवैल्यूएशन और प्रेशर होता है। बच्चों को यह सिखाना कि वो दूसरों से बेहतर बने या फैमिली नेम को अपहोल्ड करें, ये उन्हें सुपरफिशियल बना देता है और धीरे धीरे फैमिली एक लविंग स्पेस से बदलकर एक जजमेंटल इंस्टीट्यूशन बन जाती है। रसल का सुझाव है कि फैमिलीज को अफेक्शन, लाफ्टर, मिस्टेक्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरपूर होना चाहिए। बच्चों को यह सिखाया जाए कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करें, सवाल पूछें
और अपनी इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करें। और बड़ों को भी यह समझना होगा कि उनकी अथॉरिटी का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सपोर्ट देना होना चाहिए। अंत में रसल का संदेश यही है, एक अच्छा परिवार वो नहीं होता जो परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जो इमोशनली ऑनेस्ट हो, जहां हर कोई सीख रहा हो, प्यार बांट रहा हो और एक दूसरे की जर्नी का सहयात्री बना हो। ऐसा परिवार ही इंसान को एक स्टेबल, कॉन्फिडेंट और सचमुच खुश व्यक्ति बनने की बुनियाद देता है। वर्क यानी काम बर्ट्रैंड रसल के अनुसार इंसानी जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा है और यह खुशी का एक बड़ा स्रोत भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो काम इंसान की इच्छाओं, उसकी स्वतंत्रता और उसकी रचनात्मकता से जुड़ा हो। इस अध्याय में रसल बहुत गहराई से बताते हैं कि कैसे काम इंसान को अर्थ देता है, उसका रूटीन बनाता है, उसे एक उद्देश्य से जोड़ता है। लेकिन अगर काम को गलत तरीके से किया जाए या अगर वो सिर्फ मजबूरी बन जाए, तो वही काम इंसान की सबसे बड़ी थकान, बोरियत और दुख का कारण भी बन सकता है। रसल मानते हैं कि काम को लेकर हमारे समाज की सोच अक्सर बहुत नैरो होती है। या तो काम को ज़रूरत मानकर मैकेनिकली किया जाता है या फिर उसे स्टेटस और कंपटीशन का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण इंसान को अपने काम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जब इंसान सिर्फ पैसे कमाने, दूसरे से आगे निकलने या किसी रिजिड सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है, तो वो अपने अंदर की उस सहज प्रेरणा को खो देता है जो काम को मीनिंगफुल बनाती है। रसेल के अनुसार अच्छा काम वही होता है जिसमें इंसान को ऑटोनॉमी मिलती है, यानी वो ये महसूस करे कि उसका काम उसका अपना है, उस पर उसका नियंत्रण है और वो उसके जरिए कुछ रच या बदल रहा है। जब इंसान को ऑटोनॉमी नहीं मिलती तो वो काम को स्लेवरी की तरह जीता है। वो सिर्फ कमांड फॉलो करता है, उसकी सोच और क्रिएटिविटी बंद हो जाती है और उसकी स्पिरिट धीरे धीरे मुरझा जाती है। रसल इसे मशीन लाइक एग्जिस्टेंस कहते हैं, जहां इंसान काम करता जरूर है, लेकिन उसमें उसका मन, उसका दिल और उसका अस्तित्व शामिल नहीं होता। इसके विपरीत, अगर इंसान को अपने काम में मीनिंग दिखता है, उसे लगता है कि उसका काम किसी लार्जर गुड में योगदान दे रहा है या वह कुछ ऐसा बना रहा है जो उसके अंदर के वैल्यूज और इमेजिनेशन से जुड़ा है, तो वही काम उसे एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है और जीवन को आनंदपूर्ण बनाता है। रसल ये भी कहते हैं कि काम सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि लर्निंग, एक्सप्रेशन और कंट्रीब्यूशन का माध्यम भी होना चाहिए। बहुत से लोग करियर में होते हैं लेकिन कभी भी फुलफिलमेंट महसूस नहीं करते, क्योंकि वो उस काम में सिर्फ एक्सटर्नली इन्वेस्टेड होते हैं, उनका दिल वहां नहीं होता। रसल का मानना है कि शिक्षा और अपब्रिंगिंग को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों में सिर्फ नौकरी पाने की मानसिकता न डाले, बल्कि ये समझ भी दे कि काम एक जॉय हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। रसल कहते हैं कि आइडियल सोसाइटी वो होगी जहां हर किसी को ऐसा काम मिले जो न केवल उसकी बेसिक नीड्स पूरी करे, बल्कि उसकी सोल को भी नरिश करे। रसल मॉडर्न सोसाइटी में ओवरवर्क और मीनिंगलेस लेबर के कॉन्सेप्ट पर भी तीखा प्रहार करते हैं। वह कहते हैं कि आज की दुनिया में बहुत से लोग अननेसेसरी कामों में दिन रात लगे रहते हैं, जो न समाज को कोई असली वैल्यू देते हैं, न इंसान को कोई संतोष। ये प्रोडक्टिविटी की फॉल्स वर्शिप है, जहां बस बिजी रहना ही सक्सेस का मानदंड बन गया है। रसल पूछते हैं, क्या हम वाकई ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं या हम सिर्फ यह दिखा रहे हैं कि हम मेहनती हैं ताकि दूसरों से कम न लगें? वह सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां लोग कम समय काम करें लेकिन ज़्यादा मीनिंग के साथ, ताकि उनके पास लेजर, रिफ्लेक्शन और रिलेशनशिप्स के लिए भी समय बचे। ऐसा बैलेंस ही इंसान को एक पूर्ण जीवन देता है। रसल यह भी मानते हैं कि काम में सफलता की भावना, यानी जब कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है और उसमें कुछ विजिबल प्रोग्रेस या रिजल्ट देखता है, तो उससे बहुत डीप खुशी मिलती है। वो सेटिस्फैक्शन न केवल ईगो को नरिश करता है, बल्कि इंसान के पूरे अस्तित्व को ऊर्जा देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने काम को सिर्फ एक टास्क या बर्डन के रूप में न देखे, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे।
खुद को एक्सप्रेस करने, कुछ नया सीखने और दुनिया में अपना योगदान देने की अपॉर्चुनिटी। अंत में बर्ट्रैंड रसल का संदेश बहुत स्पष्ट है। काम इंसान को एनस्लेव करने के लिए नहीं, बल्कि एम्पावर करने के लिए होना चाहिए। अगर हम अपने काम को समझदारी, स्वतंत्रता और उद्देश्य के साथ करें, तो वही काम हमें खुशी, शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जा सकता है। मीनिंगफुल और बैलेंस्ड वर्क ही एक खुशहाल जीवन का आधार बन सकता है। इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स यानी ऐसे रुचि क्षेत्र जो सीधे सीधे हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, ईगो या बेनिफिट से जुड़े नहीं होते, बर्ट्रैंड रसल के अनुसार खुशी का एक अत्यंत शक्तिशाली और अंडर एस्टिमेटेड स्रोत है। इस अध्याय में रसल समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी एनर्जी, अटेंशन और इमोशंस को केवल पर्सनल मैटर्स में ही उलझाए रखते हैं, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप्स, रेप्यूटेशन या पोजेशंस। और जब इन चीज़ों में समस्या आती है तो उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास ऐसे इंटरेस्ट्स हों जो उसके पर्सनल जीवन से ऊपर हों, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, पेंटिंग, फिलॉसफी, नेचर ऑब्जर्वेशन, बर्ड वॉचिंग, पोएट्री या किसी सोशल कॉज में रुचि, तो वह इंसान ज़्यादा स्टेबल, रिलैक्स्ड और फुलफिल्ड होता है। रसल कहते हैं कि इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स एक तरह की मानसिक खिड़की होती है जो हमें अपने नैरो ईगो से बाहर निकालकर एक बड़े यूनिवर्स की तरफ ले जाती है, जहां हम चीज़ों को सेल्फलेस नज़रिए से देखना सीखते हैं। रसल यह भी बताते हैं कि इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स की खूबी ये है कि इनमें कोई इंटेंस इमोशनल रिस्क नहीं होता, यानी इनमें ना रिजेक्शन का डर होता है, ना परफॉर्मेंस एंग्जाइटी और ना ही कंपैरिजन का प्रेशर। जब कोई इंसान इतिहास की किताब पढ़ रहा होता है, किसी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन को समझ रहा होता है या किसी पहाड़ के बनावट को एडमायर कर रहा होता है, तब वो खुद को मोमेंटेरिली भूल जाता है। यही सेल्फ फॉरगेटफुलनेस असली मानसिक शांति की जड़ है। रसल के अनुसार जब हम अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठकर किसी लार्जर रियलिटी से जुड़ते हैं, तो हमें जीवन का एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता है। एक ऐसा नज़रिया जिसमें हमारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं और हम एक प्रकार की फिलोसॉफिकल कंटेंटमेंट महसूस करते हैं। यही इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स हमें एंग्शियस, सेल्फ ऑब्सेस्ड और कॉम्पिटिटिव माइंड से बाहर निकालते हैं। रसल ये भी मानते हैं कि इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स न सिर्फ हमें प्राइवेट दुखों से राहत देते हैं, बल्कि हमें बेटर सिटीजन भी बनाते हैं। जब इंसान दुनिया के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस होता है, जैसे साइंस कैसे काम करती है, कल्चर्स कैसे इवॉल्व हुए या एथिक्स क्या कहती है, तो वह नैरो माइंडेडनेस, प्रेजुडिस और रिजिड थिंकिंग से बच जाता है। ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा टॉलरेंस, ओपननेस और क्रिएटिविटी होती है। रसल यह भी कहते हैं कि इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स इंसान के माइंड को मैच्योर बनाते हैं। वो ट्रिवियल मैटर्स में उलझना बंद कर देता है, पेटी जेलसी या ईगो फाइट्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करता और उसमें पेशेंस और डेप्थ आ जाती है। अंत में रसेल कहते हैं कि यदि किसी इंसान की खुशियाँ केवल पर्सनल पोजेशंस, रिलेशनशिप्स या स्टेटस पर डिपेंड हों, तो वह बहुत फ्रैजाइल हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास इम्पर्सनल इंटरेस्ट्स हों, तो वह अपने जीवन को ज़्यादा संतुलित, अर्थपूर्ण और रेजिलिएंट बना सकता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे परस्यूट्स ज़रूर बनाए जो सिर्फ मेरे नहीं हैं, बल्कि जो मानवता, सौंदर्य, ज्ञान और ब्रह्मांड की मिस्ट्री से जुड़ते हों। यही रुचियाँ जीवन को गहराई देती हैं, यही सच्ची खुशी की नींव है। एफर्ट एंड रेजिग्नेशन यानी प्रयास और स्वीकार्यता बर्ट्रैंड रसल के अनुसार एक संतुलित और सुखी जीवन की दो जरूरी लेकिन अक्सर विपरीत दिखने वाली शक्तियां हैं। इस अध्याय में रसल समझाते हैं कि जिंदगी में केवल संघर्ष या केवल समर्पण दोनों ही एक्सट्रीम हैं और दोनों इंसान को थका सकते हैं। असली कला इस बात में है कि कब पूरे जोश से प्रयास किया जाए और कब शांत भाव से चीज़ों को स्वीकार कर लिया जाए। रसल मानते हैं कि आधुनिक जीवन में बहुत से लोग एफर्ट को ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, यानी हर समय कुछ ना कुछ हासिल करना, आगे बढ़ना,
मेहनत करते रहना, अपनी लिमिटेशंस को पुश करना, ये सब समाज ने आदर्श बना दिया है। लेकिन जब इंसान हर समय एफर्ट करता रहता है, तब वह धीरे धीरे एंग्शियस, रेस्टलेस और डिससैटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ने की चाह इंसान को कभी रुकने, सोचने और अपने वर्तमान को एंजॉय करने की अनुमति नहीं देती। ऐसे में रसल कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट भी असल में अनहैप्पीनेस को जन्म देती है। दूसरी तरफ कुछ लोग रेजिग्नेशन की तरफ झुक जाते हैं, यानी यह मान लेना कि जो होना है वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सहना है। ऐसे लोग हर तकलीफ, हर मुश्किल और हर अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं और खुद को पैसिव बना लेते हैं। रसल इस एटीट्यूड को भी गलत मानते हैं, क्योंकि यह इंसान की इनर स्ट्रेंथ और एजेंसी को खत्म कर देता है। सिर्फ स्वीकार करना बिना कोशिश किए एक तरह की आत्महत्या जैसा है। इसलिए रुसल का मानना है कि एफर्ट और रेजिग्नेशन के बीच का संतुलन बहुत ज़रूरी है। एफर्ट का मतलब ये नहीं कि हम कंट्रोल फ्रीक बन जाएं, और रेजिग्नेशन का मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली गिव अप कर दें। असली समझ ये है कि हम किन चीज़ों पर असर डाल सकते हैं और किन चीज़ों को हमें समय और जीवन की सहजता के साथ छोड़ देना चाहिए। रसल ये भी बताते हैं कि एफर्ट तब तक मीनिंगफुल होता है जब उसमें एन्जॉयमेंट, पर्पस और फ्रीडम हो। अगर कोई इंसान अपने दिल से किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है, जैसे कोई आर्ट बना रहा है, कोई किताब लिख रहा है या किसी की मदद कर रहा है, तो उसमें एफर्ट के बावजूद थकान नहीं आती, बल्कि एक फ्लो, एक तृप्ति महसूस होती है। वहीं अगर कोई बस सोसाइटल प्रेशर या गिल्ट की वजह से लगातार कुछ करता जा रहा है, तो वो इवेंचुअली बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। इसलिए रसल एफर्ट को मैकेनिकल या कंपल्सिव बनने से बचाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि एफर्ट को एक कॉन्शियस, जॉयफुल एक्ट बनाओ, तभी वह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। अब बात करें रेजिग्नेशन की। रसल इसे वाइज एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझें, ये मानें कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें वैसे ही स्वीकार करना होता है जैसी वे हैं। जैसे कोई बीमारी, किसी प्रिय की मृत्यु या कोई इरिवर्सिबल लॉस। इन पर एफर्ट करने की बजाय शांत स्वीकार्यता ज़्यादा हीलिंग और संतुलन देती है। रसल कहते हैं कि ऐसी रेजिग्नेशन इंसान को बिटर या वीक नहीं बनाती, बल्कि उसे गहराई, संवेदनशीलता और धैर्य सिखाती है। अंत में रसल का संदेश यही है कि एफर्ट और रेजिग्नेशन दोनों ज़रूरी हैं। एफर्ट हमें सक्रिय बनाता है और रेजिग्नेशन हमें शांत बनाता है। एक हमें डायरेक्शन देता है और दूसरा हमें संतुलन। अगर कोई व्यक्ति केवल प्रयास करता है तो वह कभी रुकेगा नहीं, और अगर वह केवल स्वीकार करता है तो वह कभी चलेगा नहीं। असली कला इस बात में है कि कब करना है और कब छोड़ देना है। जब इंसान इस संतुलन को सीख जाता है, तब वह जिंदगी को न तो बहुत गंभीरता से लेता है, न ही बहुत हल्के में, और यही संतुलित दृष्टिकोण उसे सच्ची खुशी और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। द हैप्पी मैन, यानी एक सुखी व्यक्ति कौन होता है? बर्ट्रैंड रसल इस अंतिम अध्याय में एक गहरी लेकिन बहुत ही व्यावहारिक और सरल तस्वीर पेश करते हैं उस इंसान की जो वास्तव में खुश है। रसल पूरे पुस्तक का सार इस अध्याय में समेटते हैं और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन होता है जो न केवल बाहर से बल्कि भीतर से संतुष्ट और पूर्ण होता है। रसल के अनुसार एक सुखी व्यक्ति वो है जिसकी ऊर्जा बाहर की दुनिया की तरफ बहती है, न कि केवल अपने अंदर, अपने दुख, अपने डर या अपने ईगो में उलझी रहती है। वह व्यक्ति जो खुद को भूलकर किसी मीनिंगफुल चीज में डूब जाता है, जैसे कोई सृजनात्मक काम, दूसरों की सेवा, किसी ज्ञान की खोज या प्रकृति की सुंदरता, वही व्यक्ति सच्ची खुशी का अनुभव करता है। रसल मानते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति कभी भी लॉन्ग टर्म में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह हर चीज को अपने लेंस से देखता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे लोग कितना मानते हैं। ये सोच उसे नैरो, एंग्शियस और डिससैटिस्फाइड बनाए रखती है। रसल का कहना है कि खुश व्यक्ति की सोच एक्सपेंसिव होती है। वो जीवन को एक एडवेंचर की तरह देखता है। वो लोगों, विचारों, अनुभवों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है। उसकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती।
वह सीखना चाहता है, समझना चाहता है, जोड़ना चाहता है, खुद को दूसरों से, प्रकृति से, काम से और विचारों से। वो हर इंटरैक्शन को एक पॉसिबिलिटी की तरह देखता है, न कि थ्रेट की तरह। रसल कहते हैं कि एक ट्रूली हैप्पी पर्सन खुद को यूनिवर्स का सेंटर नहीं मानता, बल्कि यूनिवर्स का एक हम्बल, कॉन्शियस हिस्सा मानता है। यही दृष्टिकोण उसे ईगो के जाल से बाहर निकालता है और एक गहरी इमोशनल फ्रीडम देता है। एक खुश व्यक्ति डर से नहीं चलता, वह एक्सेप्ट करता है कि जीवन में दुख, असफलता और अनिश्चितता आएंगी, लेकिन वह उनसे डरकर भागता नहीं है। वो एफर्ट करता है, और जहाँ एफर्ट नहीं चलता वहाँ रेजिग्नेशन, लेकिन बिना बिटरनेस के। उसकी इनर लाइफ शांत होती है और आउटर लाइफ पर्पसफुल। वह अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करता, लेकिन वह उन इमोशंस का गुलाम भी नहीं होता। रसल बताते हैं कि एक खुश व्यक्ति की इमोशंस कंट्रोल्ड होती हैं। उसका प्यार गहरा होता है, लेकिन पॉजेसिव नहीं। उसका गुस्सा मोमेंटरी होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। और उसकी एम्बिशन संतुलित होती है। वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं। रसल ये भी कहते हैं कि एक खुश व्यक्ति रिजिड नहीं होता, बल्कि अडेप्टेबल होता है। वह अपने बिलीव्स को बदलने से नहीं डरता अगर नई जानकारी या अनुभव उसे कुछ बेहतर सिखाते हैं। वो दूसरों की बात सुनता है, एम्पथाइज करता है और जजमेंटल नहीं होता। वो दूसरों को कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। उसका अफेक्शन और फ्रेंडशिप जेन्युइन होती है, और वो दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर सकता है जैसे वे हैं। ऐसा व्यक्ति बोर नहीं होता, क्योंकि उसके पास दुनिया को देखने के लिए एंडलेस क्यूरियोसिटी होती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद खोज सकता है। एक बच्चे की मुस्कान में, एक किताब के विचार में, एक दोस्त की बातचीत में या सुबह की चाय में। उसकी खुशी लग्जरी, फेम या सक्सेस पर निर्भर नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और ग्रैटिट्यूड पर आधारित होती है। वह जिंदगी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जिंदगी को समझता है। उसे पता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, और इसलिए वह परफेक्शन की अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं करता। इसी वजह से वह खुद से भी ज्यादा हार्श नहीं होता और दूसरों से भी नहीं। रसल इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि एक खुश व्यक्ति दूसरों को भी खुश करता है। उसकी प्रेजेंस कंफर्ट देती है, उसकी बातें सुकून देती हैं, और उसका पर्सपेक्टिव इंस्पायर करता है। वो दूसरों से एनर्जी नहीं छीनता, बल्कि उनकी एनर्जी को और बढ़ाता है। वह लोगों के दुख को अब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन उन्हें सुन सकता है, समझ सकता है और उनके साथ रह सकता है। अंत में रसल का संदेश बहुत ही सुंदर और गहरा है। एक खुश आदमी कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक समझदार व्यक्ति होता है, जो जानता है कि कब प्रयास करना है, कब छोड़ देना है, और कब बस जीवन को जैसा है वैसे ही अप्रिशिएट करना है। वह जिंदगी को पजेस नहीं करना चाहता, बल्कि उसके साथ बहना चाहता है, ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से। ऐसे व्यक्ति की आंखों में चमक होती है, मन में शांति होती है, और उसके जीवन में अर्थ होता है। यही है द हैप्पी मैन। न कोई आइडियल, न कोई संत, बल्कि एक ग्राउंडेड, रियल और डीपली फुलफिल्ड इंसान। तो दोस्तों, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है, जिसमें हम खुद को, अपनी परेशानियों को और उनसे बाहर निकलने के रास्तों को साफ साफ देख सकते हैं। बर्ट्रैंड रसल ने हमें ये दिखाया कि खुशी कोई जादू नहीं है, बल्कि समझ, संतुलन और आत्म स्वीकृति का नतीजा है। जब हम अपने डर, ईगो और अंदर के शोर से बाहर निकलकर दूसरों से जुड़ते हैं, जीवन में जिज्ञासा बनाए रखते हैं और छोटे छोटे अनुभवों को पूरे दिल से जीते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको किताब का कौन सा विचार सबसे गहरा लगा। और हाँ, ऐसे ही और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं, वो एक जीने का तरीका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।